दोस्तों, हिंदी मिरर फिर से आपका स्वागत करता है। जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। पता है ना आपको कंसेप्ट कौन सा चल रहा था? कंसेप्ट चल रहा था आपका 4th यूनिट को लेकर, और आपकी 3rd यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके आपको क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है। तो उन यूनिट्स को देखते रहिए, उनके क्वेश्चंस करते रहिए, कंसेप्ट रोज़ पढ़िए। ये नहीं कि एमसीक्यू ही पढ़ेंगे आप डेली। जो कंसेप्ट आपका क्लियर किया गया उसको भी पढ़िए और साथ में एमसीक्यू भी कीजिए। अगर हो सकता है तो सेट और भी लगाइए आप, ठीक है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी अपना लगा सकते हैं उस यूनिट से संबंधित। अब चलते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक में पता है आपको कंसेप्ट हो चुका है। अब आपके 120 क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे इस वाले टॉपिक को लेकर, आपके इस यूनिट को लेकर, और 30-30 के सेट में आपको मिलेंगे। इस प्रकार से 4 सेट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट। तो जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ और शुरू हो जाइए आंसर देने के लिए। और जो दोस्त आज ही जुड़े हैं, जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी हिट करिए, क्योंकि जब बेल आइकन हिट करते हैं तभी आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। और जो दोस्त पहले से जुड़े हैं, लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। आपका पहला, निम्नलिखित में से जलजनित रोग नहीं है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा और डेंगू। डेंगू तो सभी को पता है किससे होता है, किससे होता है। जल जनित रोग नहीं है, बताना है। तो इसमें जो है हैजा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप इसकी डिटेल में बताया गया है। उपरोक्त विकल्पों में डेंगू जलजनित रोग नहीं है। डेंगू वायरस के कारण होता है जिसके वाहक मच्छर हैं, जबकि टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस प्रदूषित जल के कारण होने वाले रोग हैं। तो डेंगू इसमें यहाँ पर आंसर जो है ये गलत आ रहा है। यहाँ पर डेंगू आएगा, ठीक है। डेंगू जो है मच्छर के कारण होता है, बाकी जो है यहाँ पर जो है जल के कारण होते हैं। तो इसमें मच्छर से डेंगू होता है, तो यहाँ पर ये सी जो है ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, डी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपके डिटेल सही है, लेकिन जो है ऑप्शन इन्होंने गलत बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के कारण उत्पन्न नहीं होती है और उसका कोई और दूसरा रीजन होता है। तो यह होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखते हैं ये कैसे उत्पन्न होती है, चेक करते हैं डिटेल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी प्रदूषक गैस है जो औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जबकि अन्य 3 गैसें प्राकृतिक रूप से औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। यह सिर्फ किससे उत्पन्न होती है? सिर्फ औद्योगिक गति से उत्पन्न होती है, लेकिन जो अन्य गैसें हैं वो प्राकृतिक और औद्योगिक गतिविधि से उत्पन्न होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित आरंभ और अंत नहीं होता है? मतलब इसका कोई आपको कभी भी आ सकता है और कितने ही टाइम तक वो रहकर जा सकता है, तो इसका कोई प्रारंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है। तो वह क्या है? भूकंप है, भूस्खलन है, या प्रभंजन हरिकेन है, या फिर सूखा है? तो बताइए दोस्तों। तो जो सूखा है इसका कोई प्रारंभ भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। कितने टाइम ये रहे कुछ पता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल चेक करते हैं। प्राकृतिक विपदाओं में सूखा का निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता, जबकि भूकंप, भूस्खलन, हरिकेन इत्यादि के प्रारंभ और अंत के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं या लगाया जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि आपके नेट के सिलेबस में यहाँ से प्रश्न 100% बनता है, लेकिन तरीका उसका बदल जाता है और हो सकता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न जरूर बने। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यावरण पर जो मानवोद्भाविक क्रियाएं हैं उनका प्रभाव निर्धारित करने के कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्य, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। धनाढ्य मतलब समझ रहे हो, जो बहुत अधिक धन वाले हों। जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग किए जाने प्रौद्योगिकी। वायुमंडलीय स्थितियाँ, जनसंख्या और वनाच्छादन।
जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। तो जो पर्यावरण पर मानवोद्भविक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है वह ज़्यादातर किससे पड़ता है, इसमें देख लीजिए। जल्दी से आंसर आप सोच के रखिए, फिर हम बताते हैं आपको। अगर आपका मैच करता है आंसर तो बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी तैयारी से चल रहे हैं। तो इसमें बी आंसर आपका जाएगा। चलिए डिटेल चेक करते हैं। पर्यावरण पर मानवोद्भविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धारणीयता और संसाधनों का दोहन करने में उपयोगी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है, बताना है इसमें कौन सा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सूक्ष्म विविक्त पार्टिकुलेट पदार्थ, या फिर ओजोन, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो बताना है कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है। तो चारों में से आपका अगर आंसर जा रहा है डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बिल्कुल सही है। अभी बिल्कुल आपके इसके बारे में समझाया था प्रदूषक गुणवत्ता सूचकांक में, वही इसमें चीज़ बताई गई है जो अभी अभी हमने ऊपर के प्रश्न में किया था। देख लीजिए, भारत में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषक को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विविक्तीकरण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सीसा कण है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसको जरूर नोट डाउन करें, यहाँ से प्रश्न किसी भी गैस से आपका बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को प्रकट करता है, बताना है इसमें। उर्वरा मृदा, ताज़ा जल, प्राकृतिक गैस, या फिर स्वच्छ वायु, फास्फेटस और जैव विविधता, या फिर मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल, या फिर तेल, वन और ज्वार। कौन सा संयोजन नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को बताता है, तो बताइए आंसर जल्दी से लगा लीजिए। क्या लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं सी मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो देखते हैं डिटेल। नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है, रिप्लेसमेंट होता है। विकल्प सी सही है। का संयोजन मछलियाँ, उर्वर मृदा और ताज़ा जल नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि कौन कौन से हमारे नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। आंसर वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल जाता है ना। अगला प्रश्न है, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत योगदान लगभग कितना है, तो कितना है? 3%, 7%, 10% या 15%। तो बताना है इसमें कितने परसेंट आपका जा रहा है भारत का, तो भारत का जा रहा है 7%। चलिए देखते हैं डिटेल यहाँ पर। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग 7% है। भारत प्रतिवर्ष 2274 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? जल का यहाँ उपयोग बताना है, किस देश में अधिकतम है? USA में, यूरोपियन यूनियन, चीन या फिर भारत? प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ जल का उपयोग निकाला गया है, तो किस देश का है? तो वह है USA का। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। डिटेल में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA में प्रति व्यक्ति लगभग 2842 घन मीटर प्रति वर्ष अधिकतम जल का उपयोग किया जाता है। भारत में लोग प्रति व्यक्ति 0.89 घन मीटर प्रति वर्ष जल का उपयोग करते हैं, जबकि वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति 1385 घन मीटर प्रति वर्ष है। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली, एक प्रश्न के साथ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? हिमस्खलन, समुद्री कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर सुनामी। प्राकृतिक आपदा बिल्कुल पढ़ने से एकदम आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो इसका आंसर जाना चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये क्या है? प्राकृतिक आपदाओं में नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करते हैं। हिमस्खलन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी आदि हाइड्रोमौसमी प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आते हैं, जबकि समुद्री कटाव एवं प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया, आंसर यहाँ पर ये सी इन्होंने गलत दे दिया है। ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए बी। ठीक है, यहाँ पर बी होगा। समुद्री कटाव क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। बाकी क्या है? हाइड्रोमौसमी
हैं और ये जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं में वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है। क्या है? 1 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट या 15 गीगावाट। ये प्रश्न आपका कई बार नेट के सिलेबस में, नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो हो सकता है आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला वहाँ पर भी आ जाए। और जो नेट का एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो उनको तो इसका आंसर बिल्कुल पक्के से पता है। और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है और वो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए 5 गीगावाट। ठीक है, यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? रवांडा, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका या फिर अल्जीरिया। किस देश ने हाल ही में बताना है, तो आंसर जल्दी से सोच के रखिए कि आप इसका आंसर लगाएंगे। किस देश ने हाल ही में किया है, तो यह क्या है? रवांडा ने। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। अगस्त 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन IFCs के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार वाली किगाली रवांडा में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है? दोस्तों ये अभी तो यही है, आगे बढ़ती है तो देखते हैं। तो आंसर अगर आपने सोचा है डी, तो बिल्कुल सही सोचा है। और ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में, जो काफ़ी टाइम से नेट क्वालिफाई भी करे बैठे हैं और PhD भी करे बैठे हैं, 11, 12, 13, 14। तो शायद ये चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं तब से, तो आप तैयार रहिए, ये वाला आंसर आपका जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का या स्रोत हो सकते हैं या होता है धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा या लकड़ी चूल्हा, मिट्टी तेल वाले हीटर। आपको चेक करनी है डिटेल, 1, 2 या फिर 2, 3 या फिर केवल 2 या फिर 1, 2, 3 तीनों बताना है। इसमें क्या हो सकता है आंसर, तो इसमें आंसर आपका तीनों ही जाएंगे। धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा भी, लकड़ी चूल्हा भी, मिट्टी तेल वाले हीटर भी। ग्रामीण घरों में पता है ना सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आगे चलते हैं प्रश्न पर। 14 प्रश्न आपका आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? एक तो है अप्रत्यक्ष और एक होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने से ही। तो क्या है? कजली सूत, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो 14 का अगर आप आंसर लगा रहे हैं, एक कजली सूत दिखता है ना सामने से ही, ये तो आपको दिखाई नहीं देती ना प्रत्यक्ष रूप में। तो देख लीजिए, घरेलू उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सूत या सूट, जिसे आम भाषा में कजली या कालिक भी कहा जाता है। देखा होगा ना आपने, जब चिमनियाँ वगैरह रहती हैं सामने से धुआं निकलता रहता है, तो उसे हम कालिक कहते हैं। वो जो राखसी भी आ जाती है कभी कभी, मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इसमें दृश्यता में कमी, फेफड़ों में धूल आदि जमना, न्यूमोकोनियोसिस, अस्थमा जैसे अन्य रोग हो जाते हैं। ये जो लास्ट की आपकी 2 लाइनें आई ना, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का क्या कारण है? भारत और बांग्लादेश में औद्योगिक अपशिष्ट, थर्मल पावर संयंत्र, प्राकृतिक स्रोत या फिर कृषि संबंधी कार्य। तो क्या सोच रहे हैं आंसर? अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी, प्राकृतिक स्रोत, तो बिल्कुल सही है। भूजल में आर्सेनिक इनके ही कारण हो रहे हैं। डिटेल है, चेक करते हैं। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में जैसे पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड के भूजल में आर्सेनिक प्रदूषक पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोतों में मुख्य नदियाँ तथा अन्य बड़े जल स्रोतों के माध्यम से भूजल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। पता है आपको आर्सेनिक क्या होता है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैचिंग का है, ये आपकी डेट्स हैं और ये मुझे लगता है आधे स्टूडेंट को तो इसके बारे में पता ही होगा। हमें शायद कूट की तरफ जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, सभी को पता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कूट मैं नहीं दिखाऊंगी, इसको मैच करिए। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग, अशोधित वाहितमल या कृषि वहा, या फिर ताप विद्युत संयंत्र। भारत की नदियों में किसको प्रदूषण का प्रमुख यानी कि किसके कारण इन चारों में से ज़्यादा प्रदूषण होता है या फैलता है? तो अगर आप लगा रहे हैं भी अशोधित वाहित मल तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, इनसे नदियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न, ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश अभी समझाया था ना ऊपर, वो राख तरह का कुछ प्रश्न आया था आपका, वही चीज़ है। पर्यावरण का हितैषी संसाधन है जिसमें उपयोग किया जा सकता है सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जलधारण संरचनाओं में, या फिर ईंट उद्योग में। तो यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं, चलिए चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। 1 2 4 या फिर 2 3 4 या फिर केवल 1 3 4 या फिर सारे ही 1 2 3 4 सारे के सारे ही आप इसमें ले सकते हैं। तो आपका यही है कि इसमें सारे ही आएंगे। सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि, बंजर भूमि के विकास है, बांध और जल धारण संरचना में, और ईंट उद्योग में फ्लाई ऐश। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? सड़क परिवहन है, वाणिज्य क्षेत्र है, उद्योग में प्रयुक्त ऊर्जा है, पावर प्लांट है। तो जहाँ बताना है तो आपको पता ही है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या हो सकता है ज़्यादा, सड़क परिवहन के कारण। ठीक है, यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का क्या लक्ष्य है? 50 गीगावाट, 25 गीगावाट, 15 गीगावाट या फिर 10 गीगावाट? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 10 गीगावाट। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? डीजल है, बायोगैस है, कोयला है या फिर पेट्रोल है? अब आंसर बन सकता है बिल्कुल आसान, और आपने अगर सोच लिया है इसमें बायोगैस तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? हिमानी है, तटीय कटाव है, भूस्खलन है या बर्फानी तूफान है? मौसम से संबंधित वैसे सारे ही लग रहे हैं देखने में कोई, लेकिन एक इसमें मौसम संबंधित आपका जाएगा। तो मौसम से जो संबंधित खतरा है वह है बर्फानी तूफान, है ना, ये मौसम से संबंधित है। बाकी देख लीजिए, बर्फानी तूफान मौसम संबंधित खतरा, जबकि हिमानी, भूस्खलन तथा तटीय कटाव आदि प्राकृतिक प्रक्रिया है या प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखते हैं, संकलित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक, कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में सर्जित करने का प्रस्ताव है? देखते हैं कितने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है, चेक करते हैं। 3.5 से 4 बिलियन टन, 2.5 से 3 बिलियन टन, 1.5 से 2 बिलियन टन या फिर 1 से 1.5 बिलियन टन। तो बताना है कितने का सर्जित करने का प्रस्ताव है। चेक कर लीजिए आंसर। बी आपका अगर है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं और डिटेल इसकी नोट डाउन जरूर करें क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न 99 बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24 पर हम आ चुके हैं, 5-6 प्रश्न और बचे हैं, बने रहिए। पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करते रहिए। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 57.1, 65.5, 47.5, 75। ठीक है, बता दीजिए आंसर, जल्दी से सोच लीजिए। अगर सोचा है ए तो बिल्कुल सही है। चलिए चेक करते हैं डिटेल। भारत सरकार ने 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के लगभग 57% भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया था? चक्रवात जो आया था हुदहुद वह किस राज्य के तट से टकराया था? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हुदहुद था वह आंध्र प्रदेश राज्य के तट से टकराया था। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। हुदहुद एक
उष्ण कटिबंधीय तूफान था। यह अक्टूबर 2014 में भारत के आंध्र प्रदेश तट से टकराया था। अगला प्रश्न आपका 26, किस देश में कुल CO2 के उत्सर्जन में संदर्भ में सही क्रम है, जो सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, या फिर उससे कम, या फिर उससे कम में टिक करना है। तो आंसर देख लीजिए, USA, चीन, भारत या रूस, चीन, रूस, USA, भारत, रूस, चीन, या फिर USA, रूस या भारत, या फिर USA, चीन, रूस और भारत। तो अगर आप आंसर बी सोच रहे हैं, सबसे पहले चीन, फिर USA, फिर भारत, फिर रूस, ठीक है। रूस आप भारत से भी कम करता है। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु में है? बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर बन सकता है एग्जाम में, नेट में यहाँ से हमेशा प्रश्न आपके बनता है, यहाँ से भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में बन सकता है। तो ध्यान से देखिए इस वाले प्रश्न को। तो बताना है सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग या फोम उद्योग या फिर कीटनाशी उद्योग। तो बताना है मानव संबंधी क्या हो सकता है इसमें। आंसर आपका जल्दी से सोच के रखिए आंसर, फिर हमसे मिला लीजिए। तो इसमें आएगा फोम उद्योग। ये कुछ इस तरह से नहीं जैसे आपका भी समझाया था ऊपर प्रश्न मैंने। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? दावंगनी, बिजली कौंधना, भूस्खलन या रासायनिक संदूषक। प्राकृतिक खतरा नहीं है दावंगनी, बिजली कौंधना, भूस्खलन, रासायनिक संदूषण। तो आंसर को सोच के रखिए जल्दी से। अगर आप आंसर सोचेंगे इसमें क्या डी, तो बिल्कुल सही है। रासायनिक संदूषण प्राकृतिक खतरा नहीं है, बाकी आपने देखा ये सब प्रकृति के कारण ही होते हैं। दावंगनी, बिजली कौंधना, भूस्खलन आदि प्राकृतिक खतरे हैं, जबकि रासायनिक संदूषण मानव जनित खतरा है। रासायनिक संदूषण का प्रमुख कारण कीटनाशकों रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग है। ये मानव ने ही शुरू किया और वो ही इसका जिम्मेदार है और वही इसको भुगत भी रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? कीटनाशक, पारा, सीसा या फिर ओजोन। बहुत अच्छा प्रश्न, 99 में इसको मानकर चलिए। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सीसा, ठीक है। ये प्रश्न आपका बन सकता है, मैं प्रश्न को ही कह रही हूँ, 99 में आपका ये जा सकता है। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक करते हैं। सीसा यानी कि लीड एक प्रमुख प्रदूषक है जिसके कारण मानव को कैंसर हो सकता है। सीसा युक्त धूल या धुएं में सांस लेने से मानव में कैंसर, मस्तिष्क रोग, किडनी की बीमारी जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सब मास्क लगा के रहते हैं, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता, अगर आप मास्क तब भी लगाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धूल के द्वारा जो कण हमारे अंदर जाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही खतरे का कारण बनती हैं बीमारियों के। चलिए प्रश्न पे चलते हैं अगले। शहरी क्षेत्रों के एक ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिसने मनुष्य की आंखों और श्वसन नाली में जलन होती है। विशिष्ट पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सतही ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो होगा जलन जिससे होती नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन का ऑक्साइड होना वायु प्रदूषक है जिससे मनुष्य की आंखों में, श्वसन नली में जलन होती है। ओजोन भी शहरी क्षेत्रों के प्रमुख प्रदूषकों में से एक है। बहुत अच्छी डिटेल है और जो है प्रश्न भी बहुत अच्छा है, 99 में इसको नोट डाउन करके रखिए। अगला प्रश्न है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषक का निम्नलिखित में सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? असंसाधित मलजल, कृषि संबंधी जल प्रवाह, अनियमित लघु उद्योग या धार्मिक रीति रिवाज। आपको पता ही है, आपको टास्क में हम छोड़ते हैं, आपके लिए टास्क है 31 क्वेश्चंस का। 4 ऑप्शन आपके सामने खुले पड़े हैं, तो इनमें से कोई सा भी एक उठाइए और कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए और अपना जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए। अगर लाल बटन नहीं दबाया है तो उसको दबाकर हिंदी मिरर के साथ जुड़िए और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।